नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। जापान की राजधानी तोक्यो में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति तथा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा का शुभारंभ किया। इस अमेरिकी पहल में भारत सहित 13 देश शामिल। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए पहली भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की। भारत ने कोविड मृत्यु दर के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर व्यक्त की है निराशा। विश्व आर्थिक मंच ने भारत की जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन का शुभारंभ किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका करेगा सैन्य हस्तक्षेप। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मैच में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से और शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले बन गए हैं पहले खिलाड़ी। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं मुनीश शर्मा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, महाराष्ट्र में रचनात्मक सैन्य और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने वाली प्रति सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1943 में। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कुछ युवा नेताओं ने स्वयंसेवी समूह, सेवा दल और ग्रामीण इकाइयों तूफान दल के साथ एक समानांतर सरकार प्रति सरकार का गठन किया। इन युवाओं ने जन अदालतें लगाईं और रचनात्मक कार्य आयोजित किए। ब्रिटिश शासन के दमन के बावजूद प्रति सरकार वर्ष 1946 के चुनावों तक काम करती रही। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं कोच्चि, केरल के विलिंगटन आइलैंड की चैत्रा। यह मेरे लिए हर्ष और गौरव का विषय है कि मुझे आज आकाशवाणी क्विज के विजेता के रूप में चुना गया। बचपन से ही मैं आकाशवाणी के ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को परिवार सहित सुनती आ रही हूँ। अमृत महोत्सव संबंधी कार्यक्रमों द्वारा देश प्रेम की भावना सुदृढ़ करने हेतु आकाशवाणी का आभार। हम सबकी वाणी आकाशवाणी। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 82वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किस स्थान पर किया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किस स्थान पर किया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर है 8826546262 और ईमेल पता है amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। जापान की राजधानी तोक्यो में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन आरंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीजी
बैठक में भाग ले रहे हैं। क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। ये सम्मेलन अब तक की क्वाड पहल की प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अवसर होगा। चारों देशों के नेता परस्पर सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करेंगे। श्री मोदी ने सम्मेलन में कहा कि क्वाड का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति तथा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की पहली द्विपक्षीय बैठक आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी। भारत और अमेरिका के बीच बहुपक्षीय संबंधों में मजबूती आई है और दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, जलवायु, शिक्षा और ऊर्जा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों में नियमित रूप से यात्राएं और संवाद हो रहे हैं, जो केवल द्विपक्षीय एजेंडे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दे भी शामिल हैं। श्री मोदी शिखर बैठक से अलग जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। जापान भारत के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में काफी तेजी आई है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच इस बैठक से दोनों देशों के उच्च स्तरीय कार्यक्रमों को आगे ले जाने और परस्पर सहयोग के एजेंडे को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेता भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक भागीदारी की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार विमर्श करेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जापान यात्रा के पहले दिन कल प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। उन्होंने हिंद प्रशांत आर्थिक प्रणाली प्रारंभ करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से बुलाई गई बैठक में हिस्सा लिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। भारत एक इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा IPEF का शुभारंभ किया है। आरंभ में इसमें अमेरिका के अलावा 12 अन्य देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। ये देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। IPEF का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में आने वाले दशकों में प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संबंधों को मजबूत करना है। श्री विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के उपराज्यपाल पद से श्री अनिल बैजल का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। श्री सक्सेना अभी तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए पहली बार भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की है। लद्दाख प्रशासन SSC के माध्यम से 797 विभिन्न अराजपत्रित पदों पर भर्ती करेगा। आवेदन पत्र 23 मई से भरे जा रहे हैं और अंतिम तिथि रहेगी 13 जून। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में रह रहे भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। चयन के लिए परीक्षा अगस्त में आयोजित होने की संभावना है। इसके लिए लेह और करगिल की लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदें अपने अपने जिलों में उम्मीदवारों को कोचिंग और प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं।
और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। जापान के तोक्यो में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति तथा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा का शुभारंभ किया। इस अमेरिकी पहल में भारत सहित 13 देश शामिल। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए पहली भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की। भारत ने कोविड मृत्यु दर के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर निराशा व्यक्त की। विश्व आर्थिक मंच ने भारत की जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन का शुभारंभ किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, यदि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालीफायर मैच में आज शाम गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से और शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। भारत ने अत्यधिक कोविड मृत्यु दर के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल की रिपोर्ट पर चिंता और निराशा व्यक्त की है। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें अधिवेशन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस रिपोर्ट में भारत के वैधानिक प्राधिकरण के प्रकाशित प्रामाणिक आंकड़ों की अनदेखी की गई। India would like to express its disappointment over the manner in which the report by WHO on all-cause excess mortality was prepared and published, ignoring the concern expressed by India and other countries over the methodology and sources of data, setting aside the country-specific authentic data from the statutory authority of India. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकों और औषधि तक समान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए समायोजी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर बल दिया है। उन्होंने वैक्सीन और दवाओं के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुमोदन प्रक्रिया को सुगम बनाने का आग्रह भी किया है। उन्होंने अधिक प्रभावी वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए संगठन को और मजबूत करने की अपील की है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 192 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल लगभग 12 लाख टीके लगाए गए। बच्चों के 12 से 14 आयु वर्ग में 4 करोड़ 74 लाख से अधिक टीकाकरण हुआ है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 18 वर्ष से अधिक आयु की निर्दिष्ट श्रेणियों में 3 करोड़ 31 लाख से अधिक लोगों को तीसरा टीका भी लगा दिया गया है। विश्व आर्थिक मंच ने भारत में जलवायु गतिविधियों और कार्बन मुक्ति के प्रयासों में तेजी लाने के लिए जलवायु कार्य गठबंधन की भारतीय शाखा आरंभ की है। विश्व आर्थिक मंच के जलवायु कार्य बल के अंग के रूप में ये गठबंधन पिछले साल जारी किए गए श्वेत पत्र मिशन 2070 में तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। 2070 तक भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है और इस अभियान में सरकार, व्यापार जगत और अन्य पक्षकारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी संकल्प पंचामृत को पूरा करने के लिए शामिल किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दशकों में अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की ओर से यह सर्वाधिक सशक्त बयान है। अमेरिका पारंपरिक रूप से ताइवान को सीधे सुरक्षा गारंटी मुहैया कराने से बचता रहा है। ताइवान के साथ अमेरिका का कोई रक्षा समझौता नहीं है। वर्ष 1979 के ताइवान संबंध अधिनियम के अनुसार अमेरिका को चीन के हमला करने की स्थिति में ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह संधि अमेरिका को ताइवान की सुरक्षा के लिए संसाधन सुनिश्चित करने में मदद करने और चीन द्वारा ताइवान की स्थिति में कोई एक तरफा बदलाव करने से रोकने का अधिदेश करती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस बार मुख्य कार्यक्रम मैसूरू में होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रहा है, इसलिए देश में 75 प्रमुख स्थानों पर योग दिवस मनाया जाएगा।
अगली 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम मनाने जा रहा है और हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज योगा सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, दुनिया का एक बहुत लोकप्रिय एक प्रैक्टिस बन चुका है और दुनिया ने पिछली 7 बार 7 टाइम सुनिष्ठापूर्वक मनाया है। इस बार भी हमारी तरफ से इसी कार्यक्रम को सफल पूर्वक मनाने के लिए हम लगे हुए हैं। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मैच में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। लीग मैचों में गुजरात टाइटंस पहले और राजस्थान रॉयल्स दूसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता का एलिमिनेटर मैच लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच इसी मैदान पर होगा। दूसरा क्वालिफायर मैच शुक्रवार की शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल भी इसी मैदान पर रविवार को होगा। और शिखर धवन आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज हो गए हैं। रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अंतिम लीग मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। वर्तमान में पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने आईपीएल में कुल 701 चौके लगाए। 577 चौकों के साथ डेविड वार्नर दूसरे और 576 चौकों के साथ विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं। चीन में श्रीलंका के राजदूत डॉक्टर पलिता टेबी कोहोना ने वर्तमान कठिन घड़ी में श्रीलंका की सहायता के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। वे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में पैचिंग में भारतीय दूतावास में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव समारोह में शामिल हुए। डॉक्टर कोहोना ने कहा कि श्रीलंका के अनेक नेताओं ने भारत से प्रेरणा ली है। उन्होंने आशा प्रकट की कि दोनों देशों के बीच सहयोग इसी तरह जारी रहेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग भारत का शानदार स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम रोजाना ला रहे हैं इसी स्वाधीनता संग्राम की एक झलक। ओ सेवा देश दी जिंदड़िए बड़ी औखी, हो जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी करतार सिंह सराभा को स्मरण कर रहे हैं। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के सराभा गांव में हुआ था। केवल 19 वर्ष की उम्र में ही करतार सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। वो भगत सिंह सहित अनेक स्वाधीनता सेनानियों के लिए साहस और प्रेरणा के स्रोत बन गए थे। करतार सिंह का गांव कई बार पड़े सूखे से तबाह हो गया था और बेहतर अवसरों की खोज में सराभा जुलाई 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वे बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी करना चाहते थे। अमेरिका में विशेष रूप से उपनिवेशों के प्रवासी लोगों के साथ अमेरिकियों की शत्रुता पर उन्हें बहुत क्रोध आया। कैलिफोर्निया में सराभा को उपनिवेश भूमि से आने वाले लोगों के अपमान का पूरा एहसास हुआ। उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में आक्रोश प्रकट करना शुरू किया। 1913 में ओरेगॉन में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़कर अपने लोगों की प्रतिष्ठा बहाल करना था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सराभा ने गदर पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने गदर अखबार के पंजाबी संस्करण की पहल की जिम्मेदारी संभाली और वहां रह रहे भारतीयों को जागरूक करने के लिए उसका प्रकाशन शुरू कर दिया। जुलाई 1914 में यूरोप प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण का अवसर समझा। गदर पार्टी ने भारतीयों को संगठित करने की योजना बनाई। करतार सिंह गदर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो 1914 में भारत वापस आ गए।
भारत आते ही अंग्रेजों ने गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे विचलित हुए बिना करतार सिंह और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों ने पंजाब में छावनियों में घुसपैठ करके सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं की विद्रोह की योजना पर अमल होने से पहले ही अंग्रेजों को भनक लग गई और करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। करतार सिंह सराभा की बहादुरी, देशभक्ति के कार्य और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता अतुलनीय है और उनका बलिदान आज भी सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आकाशवाणी की ओर से महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी को भावभीनी श्रद्धांजलि। हम आज शहीद रघुनाथ सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। सिंह ने अनेक अवसरों पर ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण में भी हिस्सा लिया। ऐसी ही एक गतिविधि के दौरान अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन पर अंग्रेजों से बगावत करने के आरोप लगाए गए। सिंह को बेड़ियों में जकड़ने और सश्रम कारावास की सजा देकर 16 सितंबर 1857 को निर्वासित कर दिया गया। सेल्यूलर जेल में कैद के दौरान 24 मई 1858 को सिंह का निधन हो गया। भारत मां के महान सपूत रघुनाथ सिंह को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया जा सकता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। इन महानगरों में न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। दक्षिण में विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में हल्के बादल छाए रहेंगे। एक दो जगहों पर धूल भरी आंधियां चलने या गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 21 और अधिकतम जा सकता है 38 डिग्री सेल्सियस तक। उधर पूर्वोत्तर में देखें तो गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजॉल, गंगटोक, कोहिमा, ईटानगर और अगरतला में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। ये समाचार आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी देख सकते हैं। और फरहत नाज अब हमें बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या है विशेष।
जी मुनीश, अधिकांश सभी समाचार पत्रों ने अचानक आंधी और बारिश से सुहाने हुए मौसम और सामान्य जनजीवन पर उसके प्रभाव के समाचार सचित्र प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने एक कार पर गिरे पेड़ की तस्वीर छापते हुए शीर्षक दिया है, तेज बारिश से राहत पर अंधड़ ने झकझोरा। राष्ट्रीय सहारा ने नोएडा में जड़ से उखड़े बड़े पेड़ की तस्वीर के साथ ये समाचार प्रकाशित किया है। जजों को निशाना बनाने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को सुर्खियों में जगह देते हुए हरिभूमि ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के इस कथन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है कि जजों के खिलाफ आरोप लगाना अब फैशन बन गया है। ये चलन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। सही समाचार जनसत्ता के पहले पन्ने पर दिखाई देता है, जिसमें पत्र ने उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी को भी प्रकाशित किया है कि वकील कानून से ऊपर नहीं है और न्याय में बाधा डालने के लिए उनको भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की नियुक्ति का समाचार भी अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने कैल्शियम की गोलियों के अधिक सेवन से मानव शरीर पर हो रहे दुष्प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ब्रिटेन स्थित किंग्स कॉलेज के शोधकर्ताओं का हवाला देते हुए पत्र बताता है कि बेवजह कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने से दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। दैनिक भास्कर ने बस्तर का डेथ ट्रैप शीर्षक से दोरनापाल जगरगुंडा रोड की ऐसी पहली तस्वीर प्रकाशित की है जो ड्रोन से ली गई है। पत्र बताता है कि 100 जवानों की शहादत और सैकड़ों लैंडमाइंस का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय करने के बाद 16 साल में ये 58 किलोमीटर लंबी सड़क आखिरकार बनकर तैयार हो गई है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर से सुन लें। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किस स्थान पर किया था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं। पता है हमारा अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में हिस्सा लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजन में शामिल होइए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान के टोक्यो में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति और जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति तथा जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा का शुभारंभ किया। इस अमरीकी पहल में भारत सहित 13 देश हैं शामिल। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए पहली भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है। भारत ने कोविड मृत्यु दर के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट पर व्यक्त की है निराशा। विश्व आर्थिक मंच ने भारत की जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन का शुभारंभ किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालीफायर मैच में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला होगा राजस्थान रॉयल्स से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।